एकदम ठीक हूँ। आपके शो पर बहुत दिनों में नहीं बोला था। आपका जो जोशीला आवाज और जिस तरह से आप करते हो कार्यक्रम, उससे बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होती है। तो पहले आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आर पार देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, और इसीलिए वो देश का नंबर 1 डिबेट शो है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और दर्शकों का भी। प्रकाश जी, जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है। कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जी। जहां करती है। लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें तो किसान का बल्ले बल्ले है, और इसलिए सारे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक भूमिका ली है, और कांग्रेस ने बाकी जगह भी यह भूमिका ली, लेकिन वहां उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो पंजाब में तो आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान किसानों ने मंडी में दिया है। मंडी से उनको ज्यादा कीमत मिली है। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद धान की पूरी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, यानी मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है। तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है। तो इसके कारण ये एक आंदोलन पंजाब में है। लेकिन हम लोकतंत्रवादी है, और इसलिए हमने केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने से रोकेंगे नहीं। आइए, बुराड़ी मैदान में आपकी सभा करिए, आपकी मांगे रखिए। चर्चा का न्योता भी दिया है सरकार ने दूसरी बार, लेकिन कि लेकिन भाई लेकिन तुरंत आप ये कह आइए, रहे हैं, चर्चा करिए, समझ प्रकाश जी, लीजिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन 3:02 पर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। पीएम को याद रखना चाहिए, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, काले कानून को वापस लेना होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। यानी उनका कहना है इंतजार करिए, ये किसानों की हुंकार जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार के और आपकी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर देगी, और ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि देश भर में ऐसे आंदोलन देखो, होंगे, बीजेपी की सरकार रोक सके तो अब रोक ले। नहीं हुए ना। वो कह रहे होंगे अब। अरे भाई, नहीं हुए देश भर में। वही तो मैं बता रहा हूं, देश भर में तो स्वागत हुआ सभी देश भर में, क्योंकि देश का किसान समझता है कि उसको ज्यादा कीमत में बेचने की आजादी मिल गई। दूसरा, अपने ज्यादा कीमत देने वाले के साथ अनुबंध करके खेती करने की इजाजत मिली। और तीसरे कानून में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो खत्म हुआ। तो व्यापार को और कृषि उत्पादन को, तीनों कानून से ज्यादा लाभ मिलने का है, ये सब किसान समझते हैं। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, लेकिन ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहां आंदोलनकारी कोई सचमुच में लेकिन पीड़ित लगते हैं, या उनको लगता है प्रकाश जी, कि आपकी कोई बात गलत फहमी है, तो जावड़ेकर वो जी, दूर करने के लिए हम बैठे हैं। जावड़ेकर जी, बिल्कुल आपकी मैं बात को मानता हूं कि आंदोलन नहीं हुए थे, और पंजाब ही एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा स्टेट था जहां पर ये आंदोलन हो रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन हर जगह होंगे, इशारों इशारों में वो ये कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अहंकार सच्चाई से जब भी टकराता है तो पराजित होता है।
उनके मायने कि अब हाँ, तो आज आपके लिए तक मुश्किल होगी यहां से बड़ी। यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। कांग्रेस का अहंकार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी सरकार चाह रही है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, और जब बहुत समय पहले चुनावों के दौरान उन्होंने हमारे साथ भी साक्षात्कार किया था, तब भी उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करी थी। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है और वो कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ सोच है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने जो बयान दिया, एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि ये एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, एक मीडिया रखना चाहते हैं, ये सब कुछ एक करना चाहते हैं, ये एकाधिकार रखना चाहते हैं और एक ही पॉलिटिकल पार्टी देश में रहे, एक ही विचारधारा देश में रहे। ऐसा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए भय से ग्रसित कांग्रेसी नेता इस तरह के बयान देते हैं। सच्चाई यह है कि एक देश एक चुनाव यह अनेक देशों में होता है, जनतांत्रिक देशों में होता है, और केवल होता नहीं है, सफल है, समय बचता है, खर्चा बचता है। और मोदी जी ने कहा शुरुआत एक लिस्ट से करे कि आदमी तो वही है, तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लिए अलग वोटिंग का, नगर निगम के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, फिर विधानसभा के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, विधानसभा लोकसभा के लिए अलग, और बाकी चुनाव के लिए अलग। क्यों करना? सभी चुनाव के लिए एक ही लिस्ट होगी और वो अपडेटेड लिस्ट नेशनल होगी। यहां से शुरू करो, यही उन्होंने कहा है और वो सही है। ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार अपने सहयोगियों को भी कुछ मुद्दों पर नहीं समझा पाती? चलिए, विपक्ष तो समझना नहीं चाहता या फिर वो ना समझ ही रहना चाहता है कि मैं कृषि कानून को देखूं तो आप अकाली दल को नहीं समझा पा रहे। क्या इसके पीछे कारण है? सीए की अगर हम बात करें तब विपक्षी दल भी नहीं समझे और मुस्लिम संगठन भी नहीं समझे। ऐसा क्यों? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तब भी आ रहा है। में हमारे साथी हमारे साथ है, और अकाली दल जो हमसे वो छोड़ के जो चले गए, उनको भी गलतफहमी के वो शिकार हो गए। बाकी उनको भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए वो गए हैं, ऐसा ही मैं मानता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान, इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले पंजाब में शुरू हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन्होंने लाभ लिया उनको लाभ हुआ। तो जो उस समय मांग कम थी क्योंकि कानून नहीं था, अब कानून है तो मर्जी है किसान की, भूमि किसान की रहेगी, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है, और इसलिए इससे ज्यादा बेहतर कानून किसान के हित में हो नहीं सकता। तो वो समझाते हैं, देखो किसी भी गठबंधन में अलग अलग पार्टियां है, एक मिनट, अलग पार्टियां है तो अलग अलग राय होगी ना, तो अलग राय में हमारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहता है। प्रकाश जी, अगर अकाली दल नहीं मान रहा और आपका सहयोगी दल आपको छोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके समझाने में भी कमी रह गई होगी। आपसे मेरा तात्पर्य आपकी सरकार से है। नहीं, इसलिए है कि ये देखो अलग अलग पार्टियां क्यों बनी है जी। हर एक पार्टी का कुछ न कुछ अपना एक विचार होता है, और वो वहां के कार्यशैली की भी एक अलग बात होती है। तो ये एक ही विचार सबको समझेगा, तुरंत समझेगा और तुरंत एग्री होंगे, ऐसा नहीं होता। एक आध विषय पर मतभेद रह सकता है, उसमें क्या है। जी, मैं बढ़ता हूं आगे, और अब मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करता हूं जो इस समय देश के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। हाल ही में आपने आईएमसी के नए सेशन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपने कहा कि 50,000 घरों में टीआरपी मीटर से 22 करोड़ लोगों की राय को
नहीं मापा जा सकता। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, करेक्ट है। ना कि लोगों को गुमराह करने का उपकरण। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। आखिर सरकार की टीआरपी को लेकर, क्योंकि यह विवाद बहुत बड़ा हुआ, इस पर क्या सोचा जावड़ेकर जी? नहीं, पहले तो टीआरपी ये ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स, ये दो स्टेक होल्डर है जिनको एडवर्टीजमेंट देना है। तो वो जानना चाहते हैं कि कौन सा कार्यक्रम लोकप्रिय है, कौन सा चैनल लोकप्रिय है। उसके लिए एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स इकट्ठा आके उन्होंने टीआरपी की रचना की है। सरकार ने तो समर्थन दिया उसको, लेकिन सरकार की परमिशन से ही और मान्यता से वो चल रहा है। तो अब सरकार ने कमेटी भी स्थापन की है और हम सही रास्ता बताएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन होने तक ये जो मैनिपुलेशन है उसकी संभावना खत्म करना, यही उसका उत्तर है। और उसके लिए बेस बढ़ाना, और अभी टेक्नोलॉजी नई तैयार है और टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्यादा लोगों की पसंदगी दिखेगी और उससे करेक्ट बेहतरीन नतीजे आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या इस सिस्टम को, जो करंट सिस्टम है, इसको पूरी तरह से रिप्लेस किया जाएगा? नहीं नहीं, ये हम नहीं तय करते, वो तो उनकी एसोसिएशन है। हम उसमें ब्रॉडकास्टर्स के नाते हम जाते हैं वहां, और सरकार का एक भूमिका है। आप तो लोगों हम ने अभी भी एक समिति बनाई है, कमिटी की रिकमेंडेशन। टीआरपी मामले में सूचना मंत्रालय ने भी एक समिति बनाई उसके है, बाद का गठन किया है। बिल्कुल वो सही है। हमारी कमिटी जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट की बनी है, टेक्नीशियंस की बनी है, और उसके द्वारा हम टेक्नोलॉजिकल फिजिबल सॉल्यूशन उसको देंगे और उसके आधार पर काम होगा। तो सबको शांति मिलेगी और सबको सुकून मिलेगा कि अब सही मापन हो रहा है। रिपोर्ट इसकी कब तक आ सकती है प्रकाश जी? मुझे लगता है महीने भर में आना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी एक एफआईआर को रजिस्टर कर रखा है, ईडी और सीबीआई ने भी केस को दर्ज करा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? इसलिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये जो एफआईआर, देखो एफआईआर का मुद्दे है, उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोरदार तरीके से गाइडेंस दिया है कि किसी एक को टारगेट करके, एक चैनल या एक व्यक्ति को टारगेट करके एफआईआर और बाकी सारी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने तो बाकी एफआईआर होना वो तो एक नॉर्मल सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। लेकिन न्याय कैसे होगा ये मुद्दा है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी कोर्टों को मार्गदर्शन किया है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफी विवाद चल रहा है, और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आपके मंत्रालय की निगरानी में आ गए हैं, ये हम मान सकते हैं? हाँ, एक तरह जैसे से एप्स है, क्योंकि Z5 हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, सभी क्योंकि वो भी है, न्यूज पोर्टल्स भी है जी, और जो जहां न्यूज जो भी एग्रीगेट वेब होती कंटेंट है, लोग वो सब कंटेंट जो है जनरेटेड, वो सारा कंटेंट का एक तरह से देखभाल करना हमारा काम हो गया है अब, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं एक ही बताऊंगा, रोज सैकड़ों कंप्लेंट्स आते हैं जी, क्योंकि ओटीटी का अनुभव क्या है कि भाई भारत में फिल्म बनानी है तो सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना है, कट है तो कट करना है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर दिखाएंगे। ओटीटी है कि जहां कोई सेंसर बोर्ड है नहीं। अब सेंसर बोर्ड लाना या सेल्फ रेगुलेशन लाना ये चॉइस है, लेकिन कुछ न कुछ तो व्यवस्था चाहिए। और मैं भी ओटीटी पे सीरियल देखता हूं, बहुत अच्छे सीरियल, एवरेज सीरियल, बुरे सीरियल और बहुत बुरे सीरियल, सब प्रकार के सिनेमा और सीरियल्स होते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत बुरे वाली कैटेगरी है उसके बारे में लगातार शिकायतें आती है। उसके लिए कुछ न कुछ एक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, और वो व्यवस्था हम तैयार करेंगे। तो हाल ही में आपने, मैं करेंगे। पूछ लेता हूं, हाल ही में आपने कौन सी वेब सीरीज देखी या कौन सी फिल्म देखी जो आपको अच्छी लगी? व्यूअर्स जानना चाहेंगे। नहीं, मैंने तो अभी बिल गेट्स पर भी 3 हिस्सों में था, वो भी देखा, ट्रम्प के बारे में भी देखा, ओबामा के बारे में देखा,
हिलरी का देखा, तो बाकी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, तो वो भी देखता हूँ। जी जी। चलिए, हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक एफआईआर भी रजिस्टर करी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला है एक किसिंग सीन था, उसको लेकर काफी विवाद था। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक वर्ग खास तौर पर एक विचारधारा, एक वर्ग ये कह रहा है कि ये कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, क्योंकि अभी एक सूटेबल बॉय नाम की एक सीरीज आई जिसमें मंदिर में किसिंग सीन, चुंबन के दृश्य दिखाए गए, पीछे रामधुन चल रही थी, शिवलिंग दिख रहा था, और वो सीन दिखाया गया जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लेकिन लिबरल इसलिए एक जो गैंग है हमारे देश में, वो कह रहा है कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहती है। देखो, वो लिबरल गैंग भी सेंसर बोर्ड के खिलाफ कुछ नहीं बोलती जी, क्योंकि हमारे देश में बंधन भी लाए हैं, तो इतनी आजादी उसमें है कि उसमें बंधन को कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं समझता, और कोई किसी का गला घोट रहा है ऐसा नहीं समझता, आजादी का गला घोटा नहीं जा रहा है। इसलिए कुछ भी व्यवस्था करेंगे तो व्यवस्था से आजादी खत्म नहीं होगी। जी, अब मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में केरल सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लागू किया, और विरोध के बाद इसे वापस भी ले लिया गया। हालांकि सरकार की सोच पर काफी सवाल उठे, जो केरल सरकार की सोच थी। क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी जरूरी है? आपका विचार क्या है इसके ऊपर? सोशल मीडिया पर पाबंदी की जरूरत नहीं मैं मानता, लेकिन सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया ये जिम्मेवारी से चलने चाहिए, क्योंकि आजादी है वो जिम्मेवारी से ही सार्थक होती है और जिम्मेदार पत्रकारिता होती है। सोशल मीडिया में तो कोई व्यक्ति भी लिख सकता है, एवरी सिटीजन हैज बिकम जर्नलिस्ट, और इसलिए वो एक अफवाह भी, एक झूठ न्यूज, अभी मैंने देखा एक, अभी आज सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे, एक झूठ को इतना प्रचारित हो जाता है कुछ क्षणों में कि वही सच लगने लगता है, सभी जगह से वही मैसेज अपने को आने लगते हैं, तो वो गलत है। और इसलिए सच दिखाना चाहिए, गलत नहीं दिखाना चाहिए, और ये निश्चित है जो जनरेट करता है कंटेंट उसकी जिम्मेवारी है, ये हमें समझना चाहिए। मैं अब बंगाल की बात करता हूं। बंगाल में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वालों की दाल नहीं गलने वाली। आप भी कई चुनावों के प्रभारी रहे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक में भूमिका निभाई। मैं आज जानना चाहता हूं बंगाल को लेकर, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या कहना चाहते हैं बंगाल को लेकर खास तौर पर? नहीं, बंगाल में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, क्योंकि लोग उब चुके हैं। उन्होंने कम्युनिस्टों को देखा, नापसंद किया, इसलिए ममता को दिया, लेकिन ममता के 2 टर्म के बाद इतने अत्याचार हुए और इतना बंगाल पीछे चला गया। पर दीदी कह रही है कि लोगों को अब तरक्की चाहिए, दीदी कह रही है कि न्याय चाहिए, बीजेपी वालों की दाल नहीं गलने वाली बंगाल के अंदर, चाहे कुछ कर ले। ये तो वो बोलेगी ना, वो अभी पहले दिन, अभी ट्रम्प चुनाव हारने के बाद भी हम देखते हैं दुनिया में कि चुनाव हारने के बाद भी स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। ये तो अभी चुनाव होना है, वो कैसे स्वीकार करेगी? लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ममता जा रही है। आखिरी 2 सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, खास तौर पर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे पाटिल जो है, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि अगले 2-3 महीने में महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि शरद पवार पर वो तंज कर रहे थे एक तरह से। आखिर महाराष्ट्र में पक क्या रहा है? क्योंकि कभी शरद पवार आप लोगों की तारीफ करते हैं, कभी पीयूष गोयल शरद पवार की तारीफ करते हैं, और उस पर राव साहब दानवे का ये बयान। नहीं, बात साफ है कि महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो अंतर्विरोधी है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़े, मोदी जी का फोटो लगाकर शिवसेना का हर एक विधायक चुनकर आया, और मोदी जी के नाम पर वोट लेकर उन्होंने वोटर से गद्दारी करके वो जिनको हमने हराया, जो मोदी विरोधी है, ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठे, और इसलिए गद्दारी शिवसेना ने की।
तो इसके कारण एक ऐसी विचित्र सरकार बनी है कि जो सरकार में ना सिर ना पैर है, और इसलिए उनका आपसी भी सिर फुटावल जारी है, और इसी में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में सरकार ज्यादा देर नहीं चलती। तो क्या ज्यादा देर नहीं चलती तो टाइम लिमिट आप क्या देना चाहेंगे, कितनी देर चलेगी? क्योंकि बहुत सी बातें हैं महाराष्ट्र को लेकर। नहीं, क्योंकि नंबर एक पार्टी आप है वहां की, तो इसलिए, लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूं जी, होगा, लेकिन नेता तो है वो भी। जब परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की जनता ने 165 सीटें हमें जीताई जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, उससे गद्दारी करके वोटर से गद्दारी करके शिवसेना बाहर गई, ये वास्तविकता है जी। आजकल आपने खबरों में सुना होगा कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल कुछ कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम क्या कहेंगे, कांग्रेस खुद को समझ ही नहीं रहा है कि वो किस संकट में क्यों आए हैं। उनके अहंकार के कारण आए, उन्होंने जिस तरह से आज भी कनेक्ट नहीं है, खुद गुलाम नबी आजाद कहते या बाकी लोग कहते, तो इस पर से समझता है। कांग्रेस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस खुद के अहंकार की शिकार है जी। क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है? जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में जो पराली जलाई गई, पोल्यूशन बढ़ा, उसका सोल्यूशन नहीं आया, उसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ गए। जो सेकंड थर्ड वेव दिल्ली के अंदर आई है, उसके बीच में पोल्यूशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो पहले तो पोल्यूशन दिल्ली में जो होता है या दुनिया भर में होता है, वो एक सच्चाई होती है। गतिविधि औद्योगिक चलेगी तो प्रदूषण होगा, वाहन चलेंगे तो प्रदूषण होगा जी, जो कचरे का प्रबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं होगा तो प्रदूषण होगा, पानी में अगर गलत तत्व जाते हैं तो उससे भी प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण जैसे पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है। लेकिन मुझे दो ही सवाल मैं करता हूं कि पराली 65 दिन जलती है जी, लेकिन प्रदूषण दिल्ली में गंभीर स्थिति में 180 दिन होता है। और ये भी जब हम सत्ता में आए तो 240 दिन प्रदूषण की स्थिति थी, अब हमने कम करके 180 दिन पर लाई है। और जो बुरे दिन, अच्छे दिन केवल 108 थे, वो भी अब 180 हो गए। तो अब 6-6 महीने स्थिति आ गई, ये सुधार है। AQI खतरनाक स्थिति में। मूल मुद्दा क्या है? जी प्रकाश जी, नहीं, खतरनाक रोज नहीं होता ना, पर आज कहाँ है? आज एकदम 153 है। क्यों? आज क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल दिल्ली की पॉपुलेशन, कई इलाकों में तो 300 के पार दिल्ली की पॉपुलेशन, 1 मिनट जी सर, दिल्ली की पॉपुलेशन आज कम हुई क्या? दिल्ली का जो व्हीकल्स है वो आज कम हुए क्या? दिल्ली की जो औद्योगिक गतिविधि है वो कम हुई क्या? कचरा प्रबंधन में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन बदलाव क्या हुआ? आज हवा चल रही है तो प्रदूषण निकल गया। तो ये भी एक ज्योग्राफी भी एक फैक्टर है, एक मीटरोलॉजी है, ये भी फैक्टर है। ऐसा एक आध दिन ये भी देखते हैं, एक दिन दूसरा भी दृश्य देखते हैं। परसों ही प्रकाश जी कितना गंभीर प्रदूषण था, 400 से ऊपर था। प्रकाश जी, ये सवाल छोटे छोटे बच्चों की तरफ से, ये सवाल बुजुर्गों की तरफ से, दिल्ली में पोल्यूशन से राहत कब मिलेगी? क्योंकि चलिए दिल्ली के सीएम आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र में जिम्मेदारी आपकी है, 7 सांसद आपके हैं, पर्यावरण मंत्री आप हैं। हम किसी को ब्लेम गेम नहीं करते। हम ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए सवाल है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीरो पोल्यूशन नहीं होता है। आप समझ लेना चाहिए, 2 करोड़ का शहर बस गया। वेरी पुअर तो ना रहे, 121 रहे, 125 रहे, 140 तक रहे। वही नहीं तो इसीलिए 100 शहरों में जहां प्रदूषण का संकट रहता है, वहां हवा में स्थिति में बेहतर बदलाव करने का संकल्प हमने किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने तय किया है और 5 साल में इन शहरों की हवाओं में बदलाव लाके दिखाएंगे, यह हमारा संकल्प है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने हर मुद्दे पर बात करी और देश में जो सवाल चल रहे थे, मीडिया जगत में जो सवाल चल रहे थे, उनके बेबाकी से जवाब दिए। थैंक यू सो मच।